हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के ऐसे टॉप क्वेश्चंस जो लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होगी। साथ ही साथ आपको हम इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे जो इस बार भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में लाइट की क्या स्पीड होती है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सेकंड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 मीटर पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके लिए सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि ग्लास में लाइट की क्या स्पीड होती है। ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, पेन और कॉपी लेकर सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन डेंटल ट्रीटमेंट। डेंटिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट में किस टाइप का मिरर यूज करते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स और फोर्थ है NOT, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो डेंटल ट्रीटमेंट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, डेंटल ट्रीटमेंट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर। लेकिन अब कॉनकेव मिरर तो डेंटल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर किस में यूज किया जाता है। तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, यूजेस, ठीक है, ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज। कॉन्वेक्स लेंस को हम और किस नाम से जानते हैं। पहला है डाइवर्जिंग लेंस, दूसरा है कन्वर्जिंग लेंस, तीसरा है रिफ्लेक्टिंग लेंस और फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही आंसर है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। और आपने यहाँ पर 2 टाइप के लेंस पढ़े होंगे, एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस को किस नाम से जानते हैं। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, रिमेंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज। ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कॉनकेव लेंस मिरर है। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका आउटवर्ड सरफेस क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका हमने बाहरी सरफेस क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब ये जो इनर सरफेस है, अंदर वाला, ठीक है, ये एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक स्फेयर का पार्ट होता है, और स्फेयर का पार्ट है तो मतलब स्फेयर का इसमें सेंटर भी होगा। ठीक है, तो स्फेयर के सेंटर को, जिसका कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानी जाती है। और इसका जो हाफ होता है ना, वही होता है फोकल लेंथ। मतलब यहाँ पे मतलब ये फोकस होता है, और फोकस से मिरर के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड में सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कॉनकेव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव
और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है। यहाँ पर हमने मिरर का पूछा था, अब यहाँ पर लेंस आ गया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ देखिए, यहाँ पर लेंस में दो आपके फोकस होते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर जो इधर होता है उसको फर्स्ट फोकस, इधर होता है जो सेकंड फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है, तो फोकस होता क्या है, पैरेलल आने वाली लाइट रेज। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उसी को ही फोकस कहा जाता है। तो फोकस आपको राइट साइड दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फोकस आपको राइट साइड दिख रहा है। ठीक है, तो ये फोकस आपको इसमें लेना पड़ेगा, होप करना पड़ेगा। तो ये आपका राइट साइड है, तो इसमें इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर का पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझाया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो गया। तो अगर हम फोकल लेंथ का डबल कर देते हैं तो आपको मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन क्या मिला आपको, R = 2 × F। अगर ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है R = 2 × F, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम और एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब F के फॉर्म में लिखें, तो F = हो जाएगा R, और यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। तो F की वैल्यू हो जाएगी R/2। और आपने देखा कि ये वाला ऑप्शन भी इसमें दिख रहा है, देख रहे हो, थर्ड में F = R/2। तो इसका मतलब है इसका सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है। तो आप 2 पे टिक करते नहीं हो, इसलिए यहाँ पर एक आपको आंसर दिया गया है बोथ, सेकंड एंड थर्ड। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा, 4th ऑप्शन इज राइट आंसर, बोथ सेकंड एंड थर्ड, इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर देन द पोजीशन ऑफ इमेज इज। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर रखा जाए तो उसका इमेज की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और इमेज फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, और ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो वर्क है वो बहुत हार्ड वर्क करना है आपको इमेज फॉर्मेशन पर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे रखा गया है। तो यहाँ पर हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया जिसका आउटवर्ड सरफेस के अपेंट होता है, और ये बना दिया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको P बोलते हैं, पोल को। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट, इसको हम पोल बोलते हैं। और जहाँ पर इसका रेडियस होता है, मतलब जो इसका सेंटर होता है, उसको C बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और R का हाफ जो होता है वो फोकस होता है, तो यहाँ पर हम इसको फोकस बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको ऑब्जेक्ट यहीं पर रखना है C पर, तो जब हम C पर ऑब्जेक्ट रखेंगे ये जाएगा, और जो पैरेलल जाता है
वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मेन फोकस से या फोकस से होकर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो फोकस से होकर जाता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पहले निकल जाता है। तो ये दोनों रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इमेज फॉर्म होता है। तो ये दोनों रेज मिल रही हैं इस पॉइंट पे। तो ये अगर हम इसका पोजीशन देखें प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ये सी पर ही बन रहा है, ठीक है। और जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा बन रहा है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड बन रहा है तो निगेटिव है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो हमारा पोजीशन है वो क्या है, सी पर है। तो इसमें कोई ऑप्शन है सी? बिल्कुल, इसमें एट सी होगा। समझ में आ रहा है? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब इसके कुल 6 कंडीशंस होती हैं कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 कंडीशन होती हैं। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, सब लोग एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है विच टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस का कहा जाता है दूरदृष्टि हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। लॉन्ग साइडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग साइडनेस के इलाज के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो लॉन्ग साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लॉन्ग साइडनेस के लिए करते हैं। तो शॉर्ट साइडनेस के लिए किसका यूज किया जाता है? शॉर्ट साइडनेस के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइडनेस को बोलते हैं मायोपिया। समझ में आ रहा है? शॉर्ट साइडनेस को बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उसको हम मायोपिया बोलते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? बट लॉन्ग साइडनेस के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर व्यू फॉर अ हेल्थी आई, ठीक है। एक स्वस्थ आँख के लिए क्लियर व्यू के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान देकर आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। ह्यूमन आई से यही 2-3 क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और आई इक्वल्स टू होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, यही इसका फॉर्मूला होता है। और Q की यूनिट होती है कूलाम और T की यूनिट होती है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड इसका यूनिट बनता है, ठीक है। कौन सा यूनिट बनता है इसका? यूनिट एसआई यूनिट भी मान सकते हो इसको, कूलाम पर सेकंड। लेकिन कूलाम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पीयर। क्या बोलते हैं? एम्पीयर, ठीक है। तो इसका जो एसआई यूनिट बनता है वो बनता है एम्पीयर। इसका एक और यूनिट होता है कूलाम पर सेकंड, ठीक है। कूलाम पर सेकंड इसका एक यूनिट है और इसकी दूसरी यूनिट होती है जो एसआई यूनिट कही जाती है, उसको हम बोलते हैं एम्पीयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डेफिनेशन और इसका फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आप बहुत सारे लगा सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वाह वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म क्या होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। ओम्स लॉ पहले से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद इसका करेक्ट फॉर्म आपको देखना है। तो ओम्स लॉ पहले आपको याद करना पड़ेगा और ओम्स लॉ में बताया गया है कि V और I का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को मानते हैं R। समझ में आ रहा है? तो यही करेक्ट फॉर्म बन रहा है और इसी को आप इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू बन सकता है IR। ये जो आपका I डिवाइड में दिख रहा है, इधर करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V इक्वल्स टू हो जाएगा IR, ठीक है। तो अगर ये कहीं पर आपको दिख रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है आपका V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज। ठीक है, क्या जानते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या हीट बोलते हैं, या रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम सभी चैप्टर्स के थ्योरीज आपके सामने ज़रूर प्रेजेंट करेंगे और बहुत जल्द एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, बढ़िया से इंट्रोडक्शन के साथ। अब देखिए, मान लीजिए हम किसी पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट बी तक ला रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है, ठीक है, W/Q, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस V कहलाता है। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ध्यान देना, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। समझ आ रहा है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। कोई दिक्कत? चलिए इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? पहली चीज़, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ये कर्व होता है यहाँ पे, तो रेजिस्टिविटी को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, या इसको हम ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। यहाँ पर जो मीटर होता है ना, वो कंडक्टर का लेंथ होता है, तो अगर मीटर में होगा तो ओम मीटर लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर में होगा तो ओम सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है मीटर, तीसरा है एम्पियर और चौथा है ओम मीटर। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RA/L। ठीक है, यहाँ पर R जो होता है वो रेजिस्टेंस है, A आपका एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का जिसमें से करंट फ्लो करना है, और L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 15 वाट इज यूज्ड 10 आवर्स पर डे, हाउ मच एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज। तो ये एनर्जी कंजप्शन का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो लॉन्ग में पूछा जाए, चाहे वो वेरी शॉर्ट में या ऑप्शनल में, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। तो 15 वाट क्या होता है? वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। ठीक है, तो पावर आपको दे रखा है 15 वाट। ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी आपको दे रखा है 10 आवर्स। समझ में आ रहा है? और आपसे पूछा गया है कि 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर मैं आपको एक फॉर्मूला पूछूं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है E/T। एनर्जी मतलब वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो पावर को लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, या अगर हम एनर्जी निकालें तो टाइम जो डिवाइड है इधर उसको ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल्स टू हो जाता है P/T, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर पावर तो आपको पता ही है डिवाइस की, तो डिवाइस का पावर कितना दिया गया है 15 वाट, और टाइम देकर दे रखा है 10 आवर्स। तो ये तो हो गया कि 10 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसकी वैल्यू, लेकिन आपको 30 डेज़ का निकालना है, तो यहाँ पर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये जो आंसर आएगा, क्योंकि पावर वाट में है और टाइम आवर में है, तो इसका आंसर आएगा वाट आवर, क्योंकि पावर और टाइम मल्टीप्लाई है तो पावर का वाट हो गया और टाइम का हो गया आवर। ठीक है, तो वाट आवर इसकी यूनिट आएगी, जबकि आपको बताना है किलो वाट आवर में, क्योंकि इसकी SI यूनिट होती है किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। तो अगर आपको वाट से किलोवाट में जाना है तो इसकी वैल्यू को 1 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इस वाट वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तब आपको आंसर मिलेगा किलोवाट आवर में। कोई दिक्कत? और हाँ, एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि 1 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होती है, तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर बच कितना रहा है 15, और 15 3 कितना हो गया 45। तो 15 3 हो गया 45 और डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 किलोवाट आवर। ये आंसर कहीं पे होगा, ठीक है, तभी उसका आंसर सही माना जाएगा। तो इसमें आपको एक करेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया गया 45 वाट, 4.5 किलोवाट, यहाँ पे 45 किलोवाट, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर आ रहा है 4.5 किलोवाट आवर, लेकिन यहाँ पर आवर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आवर लगाकर ये सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब इनकरेक्ट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की यूनिट सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड को 20 से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को 5 से डिनोट किया जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5 हो जाता है, देखो बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा, तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया भी किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है, वेबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट आता है वो होता है वेबर। अगर वेबर है कहीं पे तो वही उसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर वेबर पहला ऑप्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है एसआई, वो होता है वेबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम ऐसे ही वीडियोज़ आपको और प्रोवाइड कर सके, आपकी तैयारी अच्छी बना सके। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। वाह, ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो क्वेश्चन है ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और इसमें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब, आपने इसको प्यार दिया तब, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या कोई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। और इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रोसेस है और इसका जो स्ट्रक्चर है सब कुछ आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। मतलब पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का आपको इसमें पूरा सा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है। ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है 7 मार्क्स में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अभी हम इसमें न्यूमेरिकल्स को लेकर नहीं आए हैं। ये अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज की वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।